हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों आरओ और एआरओ के लिए सामान्य अध्ययन का जो हम लोग टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला देख रहे हैं आज, वो है हमारी विज्ञान यानी साइंस की। इससे पहले हमने साइंस के 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन। आज भी 50 क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो 40 रह जाएंगे फिर अगले पार्ट में करेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला प्रश्न जो 51 नंबर है उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पॉलीमर का उपयोग केबल के निर्माण में किया जाता है। केबल का जो होता है, जो केबल बनती है, उसमें कौन से पॉलीमर का निर्माण किया जाता है। तो आपको बताना है उसमें किया जाता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो देखिए अब व्याख्या देखिए, जो पॉलीस्टाइरीन होती है उसका उपयोग जो होता है रेडियो व टेलीविज़न कैबिनेट के निर्माण में होता है। रेडियो और टेलीविज़न का जो कैबिनेट बनता है उसके निर्माण में क्या पॉलीस्टाइरीन होती है। टेफ्लॉन जो होता है वो नॉन स्टिक कुकिंग, जो बर्तन होते हैं उनका जो निर्माण होता है नॉन स्टिक। थर्ड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको केबल बनाने में प्रयोग करते हैं। और पॉलीप्रोपाइलीन जो है उसका निर्माण जो है ट्यूब के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कांच पर लेखन कार्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कांच पे लिखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इसका ये बताना है आपको। तो उसके लिए करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। देखिए, कांच पर लेखन कार्य के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। निम्न में से कौन सा या से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलन इसमें नहीं है। नीचे विकल्प दिए गए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है। ये आपका पूरा टोटल कंप्लीट प्रश्न ये है आपका। देखिए, जल में अस्थायी कठोरता, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण होने के कारण। तो ये तो देखिए आपका सही सुमेलित है। आपसे पूछ रहा है यहाँ कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो पहला जो हमारा है वो आपका सही सुमेलित है, ये आपका, ये गलत नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम वर्षा कराने नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, यहाँ अगर आयोडाइड होता तो सही होता, ये गलत है हमारा। पिटवा लोहा, कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है पिटवा लोहा में, ये गलत है। अगला है हमारा कि किसी पदार्थ का परमाणु उस पदार्थ के सभी गुण, परमाणु जो एटम होता है उसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। हाँ, तो कोई भी एटम है उसमें एक छोटा से छोटा जो उसका कण होगा उसमें उसके पूरे जो तत्व के जो पूरे परमाणु के जो कण होंगे, पदार्थ के जो पूरे कण होंगे वो एक परमाणु में भी आपके उपस्थित होंगे, उसके सभी गुण। तो हमारा कौन सा गलत है आपको ये बताना था। तो सुमेलित नहीं है हमारा दूसरा और तीसरा। चलिए अगला व्याख्या देखते हैं पहले इसकी। देखिए व्याख्या कि जो सिल्वर आयोडाइड है वो कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग होता है, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है उसका फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। पिटवा लोहा, इसमें क्या होता है कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, इससे चादरें एवं तार बनाए जा सकते हैं। जबकि वहीं ढलवा लोहा जो है, ये पिटवा लोहा था, ढलवा लोहा, इसमें कार्बन की मात्रा जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। और किसी पदार्थ का परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। चौथा है हमारा जल की अस्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण जो हैं वो घुले रहते हैं। जल की जो अस्थायी कठोरता, और इसे उबालकर दूर कर लिया जाता है। और अगर जल की स्थायी कठोरता की बात करें, देखिए जल की स्थायी कठोरता जो है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट लवण घुले होते हैं। इसमें क्या होता है अस्थायी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण,
और स्थायी कठोरता में मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड एवं सल्फेट लवण घुले रहते हैं इसमें। और जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि जो होती है परम्यूटेड होती है। परम्यूटेड कौन सी विधि कहलाती है? वो परम्यूटेड। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है? तो आपको बताना है कौन सा गुण है जो अच्छा विलायक बनाता है। तो ये हमारा हो जाएगा उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण। देखिए, जल एक अच्छा विलायक है और किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घुलाने की क्षमता रखता है। इसी कारण से इसे सार्वभौमिक विलायक भी कहा जाता है। पानी की सुविलेयता का कारण इसका ध्रुवीय गुण है। द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होने के कारण यह आयनिक यौगिकों को भी घुला लेता है। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर विसरण की दर, जो ताप बढ़ाने पर जो विसरण की दर होती है वो बढ़ जाती है। देखिए, किसी पदार्थ का फैलना तथा अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित होना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। विसरण गैसों में सबसे तीव्र तथा ठोस में सबसे मंद होता है। ताप बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है, जैसे इत्र की सुगंध, सुलगती हुई अगरबत्ती की सुगंध इत्यादि। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी की तरह दिखाई पड़ता है परंतु वास्तव में क्या विषमांगी होता है? दिखाई समांगी की तरह पड़ेगा परंतु है क्या? वो विषमांगी। तो क्या होता है? वो होता है आपका स्याही। देखिए, स्याही एक कोलाइड है जो समांगी की तरह दिखता है परंतु वास्तव में एक विषमांगी होता है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसके कण फिल्टर पेपर से आर पार निकल जाते हैं, जबकि अन्य जो 3 थे वो सब क्या है? निलंबन के उदाहरण हैं। अगला है आपका कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक किस अवस्था के पदार्थ जो हैं वो पाए जाते हैं? ब्रह्मांड में सर्वाधिक किस अवस्था के पदार्थ पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा अवस्था के पदार्थ जो हैं वो सर्वाधिक ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। देखिए, प्लाज्मा जिसे सुपर हॉट मैटर भी कहा जाता है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में ये कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। यह कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब में प्लाज्मा, आकाशीय बिजली, सूर्य तथा तारों में और जो अरोरा लाइट इत्यादि। अगला प्रश्न है, ताजे घाव के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी है। यह तात्विक आयोडीन का एक तंतु विलयन है जिसमें नहीं होता एसीटोन। देखिए, आयोडीन टिंचर एक प्रतिरोधी है तथा इसका निर्माण जल एवं अल्कोहल के साथ 2 से 7% आयोडीन को मिलाने से होता है। मिश्रण में आयोडीन को सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है? जब हम कोई कपड़ा धोते हैं तो जब वो कैसे पानी और साबुन में मैल कैसे दूर होता है, वो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। उस क्रिया को कहते हैं मिसेल। आगे देखते हैं। देखिए कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं तथा अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। इसका आयनिक सिरा जल से तथा कार्बन श्रृंखला तेल या मैल से क्रिया करता है। इस प्रकार साबुन या अपमार्जक के अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर और दूसरा सिरा बाहर की ओर होता है। इस संरचना को मिसेली संरचना कहा जाता है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है?
हाइड्रोजन आयन कौन उच्चतम मात्रा में देता है? वो देता है हमारा अमाशय जो रस होता है वो देता है। किसी विलयन के पीएच का मान जितना कम होगा उस विलयन में एच आयन जो है, एच आयनों की जो सांद्रता होगी वो उतनी अधिक होगी। अमाशय रस का पीएच मान होता है 1.2, नींबू रस का 2.2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो भारी जल का होता है, ग्रेफाइट का भी होता है आपका, और बोरेलियम ऑक्साइड का भी होता है, जो कि सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु का नहीं होता है। भारी जल ग्रेफाइट बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग, भारी जल ग्रेफाइट बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग जो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है, जबकि सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। शीतल मतलब ठंडा करने, मंदक मतलब उसकी गति को कम करने में, तो इसका उपयोग जो होता है ठंडा करने के रूप में किया जाता है। बोरान तथा कैडमियम की छड़ का उपयोग न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किया जाता है। बोरान तथा कैडमियम की छड़ का उपयोग न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित रेडियो एक्टिव पदार्थों में से किसकी अर्ध आयु अधिकतम है? अर्ध आयु सबसे ज़्यादा होती है यूरेनियम 238 की। देखिए, अर्ध आयु काल वह समय जिसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, उस रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु काल कहलाता है। कार्बन का कितना होता है? कार्बन 14 का तो 5730 वर्ष। प्लूटोनियम 239 का होता है 24,000 वर्ष। रेडियम 226 का होता है 1600 वर्ष। और यूरेनियम 238 का होता है 4.5 बिलियन वर्ष। बिलियन में होता, देख रहे हैं, बिलियन में होता है इसका। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु नॉन मेटल ठोस अवस्था में मिलता है? तो जो हमारा बोरान होता है, बोरोन, ये होता है ठोस अवस्था में, ये नॉन मेटल है और ये ठोस अवस्था में मिलता है। देखिए, बोरान सहित प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतर तत्व जो हैं वो ठोस हैं, लगभग 11 तत्व, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये 11 तत्व हैं जो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, और अधिकतर जो तत्व हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन ऊपर भाग की क्रिया के द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर डाईहाइड्रोजन बनाई जा सकती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण निर्मित होता है तो इसे क्या कहते हैं? आपको बताना है इसको क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं भाप अंगार गैस। देखिए, भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन के मिश्रण को भाप अंगार गैस कहा जाता है। इसका निर्माण हाइड्रोकार्बन या कोक की उच्च ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराने पर होता है। देखिए, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, इंडस्ट्रियल गैस में हीलियम, C2H2 प्लस O2 प्लस CH4। ईंधन गैस में इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन गैसों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है? स्वच्छ ईंधन जो है प्रोपेन। अगला ये व्याख्या देखिए, जिस ईंधन के दहन से कम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन तथा अधिक से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह उतना ही अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। वर्तमान समय में हाइड्रोजन जो है स्वच्छ ईंधन का मुख्य उदाहरण है। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी कम होगी उसके दहन से उतनी ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा और वह अधिक स्वच्छ ईंधन की श्रेणी में आएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को शैलोदभिद होता है, शैलोदभिद कहते हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को अधिपादप कहते हैं। आपको बताना है कि इसमें से सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो देखिए, ये तो आपका सही है 66 का ए, लेकिन ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका केवल कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन सही है आपका। देखिए, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को शैलोदभिद कहते हैं, अतः कथन सत्य है, परंतु लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को लवणोदभिद कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि अधिपादप क्या होते हैं। अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधों की सतहों पर उगते हैं। वे अन्य पौधों की सतहों पर बढ़ते हैं ताकि उन्हें प्रकाश का आश्रय और अनावरण मिले और प्रकाश संश्लेषण कर सकें, जैसे कि आर्किड होता है, आर्किड, सॉरी ये आर्किड लिखा है आपका। आर्किड पौधा जो होता है वो एक अधिपादप है आपका। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। डेंगू फीवर के लिए टाइगर मच्छर जिम्मेदार होते हैं। तो आपका ये तो बिल्कुल सही है कथन, डेंगू के लिए टाइगर मच्छर होते हैं जिम्मेदार। मलेरिया के लिए मादा एनोफ्लिस, ये भी सही है। केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती है, ये भी सही है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, तो ये सत्य पूछा गया है, ये चारों ही सत्य हैं आपके। अगला देखते हैं प्रश्न अपना हम कि गलत युग्म की पहचान कीजिए। आपको इसमें से गलत युग्म बताना है। प्राणी और उनके हृदय कच्छों की संख्या को लेके है ये। तो मत्स्य वर्ग मगरमच्छ, तिलचट्टा और पक्षी, तो आपका जो गलत है वो है आपका मगरमच्छ में 3 नहीं होते हैं, आपका ये गलत है। बाकी आपके मत्स्य वर्ग में 2 होते हैं, तिलचट्टा में 13, पक्षी में 4। ये रहा व्याख्या, देखिए मगरमच्छ में कुल 4 कच्छ होते हैं, जबकि एक सरीसृप में और जबकि यह एक सरीसृप है और सरीसृप में 3 कच्छ पाए जाते हैं। मगरमच्छ में देखिए 4 होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन है क्या, मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में आता है। और जबकि सरीसृप में कितने 3 कक्ष पाए जाते हैं, हृदय कक्ष। लेकिन इसके अतिरिक्त उभयचरों में भी 3 कक्ष पाए होते हैं। स्तनधारी में 4 कक्ष और केंचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। तो ये आपको इसलिए याद रखना है कि वैसे तो सरीसृप में 3 कक्ष वाले ही प्राणी होते हैं, लेकिन मगरमच्छ में 4 होते हैं। उभयचरों में 3 कक्ष होते हैं और सरीसृप में भी 3 कक्ष होते हैं। स्तनधारी में 4 कक्ष होते हैं, केंचुए में भी 4 जोड़ी हृदय होते हैं। और मगरमच्छ आपका ये क्या है, एक अपवाद है, सरीसृप वर्ग में इसके 4 कक्ष होते हैं। अगला देखते हैं। अगला है असत्य कथन की पहचान आपको करना है कि पादप कोशिकाओं में केंद्र में मौजूद होता है। असत्य। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और पत्तियों की कोशिका को रसोई घर भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, असत्य कथन नहीं पूछा होगा, इसमें सत्य कथन पूछा गया है और ये 3 के तीनों ही सत्य हैं आपके। ये आपके देखिए, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते, पत्तियों में कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। असत्य, जस्ट अ सेकेंड। पादप कोशिकाओं में केंद्रक नहीं, ठीक है, ये असत्य ही पूछा गया। इसमें केंद्रक से थोड़ा सा हटके, केंद्र से हटके मौजूद होता है और इसमें 23 लिखा है, एक्चुअली यहाँ लिखा होना चाहिए 23 जोड़ी। ठीक है, तो ये भी हमारा असत्य हो गया, ये भी असत्य हो गया। और पत्तियों को पत्तियों को कोशिका का नहीं, पत्तियों को जो पौधों का होता है उसका रसोई घर कहा जाता है। तो असत्य ही, ये तीनों के तीनों आपके असत्य हैं यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से आपको असत्य बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अंतःश्वास के दौरान 21% ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। असत्य, ये तो सही है आपका, यही इतनी ही की जाती है, सत्य है आपका। उच्छ्वास के दौरान 98% नाइट्रोजन निकाली जाती है,
यह भी आपका सत्य है। और उच्छ्वास के दौरान 16 से 17% ऑक्सीजन निकाली जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो असत्य तो आपका इसमें कोई है ही नहीं, सभी कथन आपके इसमें सत्य हैं। देखिए आप देखिए नाइट्रोजन देखिए लिखा है अंतः श्वास में 78 ली जाती है और 78 ही हमारी निकाली जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन 21 ली जाती है आपकी, और निकलती कितनी है आपकी 16 से 17% निकाली जाती है, कम निकाली जाती है, ले ली ज़्यादा ले ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया इतना ही जाता है, देखिए 0.03%, जबकि निकलता कितना है 4.5। मतलब ये जब सांस लेते हैं और ये जब सांस छोड़ते हैं, ये आपको गैस इतनी सांस लेते समय ली जाती है और सांस छोड़ते समय इतनी निकाली जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक लंबे समय संकर पौधे में स्वपरागण कराने पर लंबे व बौने 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध करता है, यह परिणाम क्या सिद्ध करता है, यह पृथक्करण का नियम सिद्ध करता है। अगला देखते हैं कि लंबे समय तक मनुष्य के भोजन में थायमीन की कमी जो होती है वो क्या उत्पन्न करती है। थायमीन की कमी, भोजन में थायमीन की कमी उत्पन्न करती है। आपका थायमीन की कमी से जो होता है वो तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों की दुर्बलता हो जाती है लंबे समय तक अगर थायमीन की कमी रहे। बी, विटामिन बी, थायमीन। आपका अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। देखिए पहले आप व्याख्या देखिए। यदि किसी व्यक्ति के भोजन में लंबे समय तक थायमीन की कमी बने रहे तो व्यक्ति तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों की दुर्बलता से पीड़ित हो सकता है। थायमीन को विटामिन B1 कहा जाता है जो बेरी नामक रोग उत्पन्न करता है। यह पॉलिश किए हुए चावल का अधिक सेवन करने से भी हो जाता है। इसी विटामिन की खोज फंक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। जो नाइट्रोजन को स्थिर नहीं करते, स्थिरीकरण नहीं करते, वो कौन से जीव नहीं आपको बताना है, ठीक है, नहीं है। देखिए पहला लाइकेन नहीं करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वो लाइकेन नहीं करता है आपका। इसके अलावा एनाबीना करता है, माइकोराइजा भी नहीं करता है, एजेटोबैक्टर करता है। तो कौन नहीं करता है, लाइकेन और माइकोराइजा। 1 और 3 ऑप्शन आपका जो है डी। देखिए आप कि लाइकेन तथा माइकोराइजा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। ये दोनों ही जीव सहजीवी के सबसे उत्तम उदाहरण है, जबकि नॉनस्टॉक एनाबीना और एजेटोबैक्टर जो है आपका वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं। अगला देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी फीमर, आपको विचार करना है। शरीर की सबसे कमजोर हड्डी मेलियस, और ये सही है आपका कमजोर हड्डी जो आपकी वो मेलियस। और शरीर की सबसे पतली हड्डी आपकी, शरीर की सबसे पतली हड्डी फेबुला, ये भी सही है। आपको सत्य कथन की पहचान करनी है तो तीनों ही आपके सत्य हैं इसमें। देखिए उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी निचले जबड़े की हड्डी होती है जिसे मैंडिबल कहते हैं। इसके उपरांत दूसरी सबसे मजबूत हड्डी जो होती है जांघ की फीमर हड्डी होती है। और मेलियस जो है सबसे कमजोर हड्डी है, हमारे कानों में पाई जाती है। और फेबुला पैर में पाई जाने वाली हड्डी है आपकी। अगला प्रश्न है कि कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आर्थोप्लास्टी। अगला है नाखून अथवा बाल काटते समय दर्द का आभास नहीं होता, क्यों नहीं होता आभास, क्योंकि इनमें मृत कोशिकाओं के द्रव्य होते हैं जिनमें रक्त संचार नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड से मिलान करना है। तो देखिए घुटना एक तरफ देखिए आपका पार्ट दिए गए हैं बॉडी के, दूसरा आपको उसमें कौन सी हड्डी पाई जाती है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए
ये जो होता है घुटना में आपकी पेटला पाई जाती है, सही है आपका। एड़ी में आपका टार्सल पाई जाती है, ये भी आपकी सही है। चेहरा में लैक्राइमल, ये सही है। कंधा में स्कैपुला। तो 1 2 3 4 सही मिलान है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करने के बाद आपको बताना है कि असत्य की पहचान करनी है। सब पहले पढ़ना है और इनमें से कौन सा असत्य आपको बताना है। कि एंजाइम एक प्रोटीन है। हाँ, एक प्रोटीन है एंजाइम। एंजाइम एक बायोत्प्रेरक का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। और एंजाइम पाचन में भाग लेता है, बिल्कुल लेता है। एंजाइम पाचन में भी भाग लेता है। और असत्य कथन आपको इसमें बताना है, तो हमारा कोई भी असत्य नहीं है, सबके सब हमारे सत्य हैं, कोई असत्य नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या है कि सत्य कथन की पहचान आपको इसमें करनी है। इसमें आपको सत्य बताना है। ग्रहणी बड़ी आंत का मुख्य भाग है, नहीं। सीकम अमाशय से जुड़ा है। अमाशय का कार्डियक भाग ग्रासनाल से जुड़ता है। छोटी आंत का मध्य भाग कोलन कहलाता है। तो हमारा जो सत्य कथन है वो है सी ऑप्शन। यहाँ देखिएगा, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, ना कि बड़ी आंत का, ठीक है। अगला, सीकम बड़ी आंत का एक मुख्य भाग है जो छोटी आंत के सेशांत्र से जुड़ा है। छोटी आंत का मध्य भाग जो है मध्यांत्र कहलाता है, जबकि कोलन जो है वो बड़ी आंत का मध्य भाग होता है। अमाशय का कार्डियक भाग ग्रासनाल से जुड़ा है, जो अमाशय का प्रथम भाग कहलाता है। इसका मध्य भाग फंडिक और अंतिम भाग जो है पाइलोरिक कहलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा धातु युक्त विटामिन है जिसकी कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हमें पता है कि एनीमिया की कमी से, देखिए, रक्त की कमी होती है, एनीमिक लोगों में ब्लड की कमी हो जाती है। और फेरिक एसिड जो हमारा होता है, और साइनोकोबालामिन जो मेनली जो होता है किसकी कमी से होता है, इसमें परनीसियस अमीनिया पूछा जा रहा है, वो होता है साइनोकोबालामिन की कमी से होता है आपका, ठीक है। अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या देखिए कि जो साइनोकोबालामिन है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, जिसकी कमी से रक्त की कमी होती है और जिसे क्या कहते हैं, परनीसियस एनीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 81 नंबर, धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, क्यों होती हैं मोटी? क्योंकि धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं, यही हमारा सही है। धमनियां जो होती हैं वो ही हमारी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो हृदय में प्योर ब्लड आता है उसको शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। और शिराएं जो होती हैं वो जो इम्प्योर ब्लड जो हो जाता है उसको वापस फिर हमारे हार्ट तक लेके आती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रुधिर वाहिनियों के संबंध में सत्य नहीं, आपको बताना है। रुधिर वाहिनियों के संबंध में सत्य नहीं है। देखो, फुफ्फुस धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। रक्त कोशिकाएं हृदय की दीवार को रक्त की आपूर्ति करती हैं। कोरोनरी धमनी विभिन्न अंगों की दीवार को रक्त की आपूर्ति करती है। धमनियों का रंग लाल और शरीर की सतह पर मौजूद होती हैं। तो पूछ रहा कौन सत्य नहीं है। देखिए इसमें एक्चुअली ये कोई भी इसमें सत्य नहीं है हमारा। इसकी व्याख्या देखिए, ये देखिए, उपर्युक्त सभी कथन जो हैं वो आपके असत्य हैं। फुफ्फुस धमनी शुद्ध रक्त नहीं अपितु अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, अर्थात यह एक अपवाद है। बाकी सारी धमनियां जो है वो शुद्ध रक्त का ही वो परिवहन करती हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनी जो फुफ्फुस है वो हमारी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ऐसी सिरा है जो फुफ्फुस सिरा, बाकी सब अशुद्ध का करती है, लेकिन फुफ्फुस सिरा जो है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है।
ये सिरा और जो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा दोनों ही अपवाद स्वरूप है इसमें। अगला है अर्थात यह एक अपवाद है। रक्त कोशिकाएं विभिन्न अंगों की दीवारों को रक्त की आपूर्ति करती हैं, जबकि हृदय की दीवार को रक्त की आपूर्ति जो है वो कोरोनरी धमनी करती है। ठीक है। अगला है धमनियों का रंग लाल जरूर होता है, परंतु यह शरीर की मांसपेशियों में गहराई तक मौजूद होती हैं, और जबकि शरीर की सतह पर सिराएं पाई जाती हैं जो क्या होती हैं, नीले रंग की होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने एटीपी जो एनर्जी वो क्या कितनी उत्पन्न करता है? तो जो करता है 2 एटीपी उत्पन्न करता है। एक ईस्ट जो है कोशिका में ग्लूकोज अणु के कुल कितने एटीपी? तो 2 एटीपी उत्पन्न करता है। देखिए, ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनाक्षी श्वसन द्वारा ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अभिक्रियाओं द्वारा पाइरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथेनॉल में बदल जाते हैं। इसके अलावा अन्य बैक्टीरिया जो है पाइरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। लैक्टिक अम्ल एवं अल्कोहल निर्माण में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त होती है। इनमें ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है। किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल बनने के दौरान जो है 2 एटीपी शुद्ध अणुओं की प्राप्ति होती है। ये टॉपिक थोड़े से टफ है, जब तक आप थ्योरी नहीं इसकी पढ़ेंगे। व्याख्या हम आपको इसलिए भी पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना, प्रश्न को पढ़ते समय। लेकिन आपने जब तक साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी नहीं होगी, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में देखिए नहीं आ रही होंगी। एटीपी है, एडीबी है, ये कैसे निर्माण होता है, कहाँ होता है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत होती है। आप कहेंगे तो इसकी भी हम आपके लिए क्लास ले आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 84 सही सुमेल आपको करना है। अच्छा, ये जिह्वा को लेके बात हो रही हमारी, जीभ या जिह्वा। ठीक है, इसमें आपको बताना है अग्र छोर मीठे स्वाद के लिए होता है, पश्च छोर खट्टे स्वाद, पार्श्व जो है पार्श्व पश्च किनारा नमकीन स्वाद और पार्श्व अग्र किनारा कड़वे स्वाद। तो कौन सा आपका सही सुमेलित है आपको ये बताना है। तो जो हमारा सही है वो है सिर्फ ए, मीठा स्वाद हमें अग्र छोर से प्राप्त होता है। देखिए अग्र छोर मीठा स्वाद है, पश्चिम में कड़वा है, पार्श्व पश्च छोर जो है वो उसमें खट्टा है, जबकि पार्श्व अग्र किनारा उसमें नमकीन है। सबसे पीछे कड़वा लगेगा और पीछे का जो किनारा है पीछे साइड का उसमें क्या खट्टा लगेगा, और जो आगे का किनारा है उसमें नमकीन लगेगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा हीमोफीलिया रोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। हीमोफीलिया को क्रिसमस रोग भी कहते हैं और हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। बिल्कुल ये सही है। अगला है इस रोग में पुरुष सदैव वाहक और महिलाएं रोगी होती हैं, तो ये गलत है आपका। ठीक है, वाहक महिलाएं होती हैं जबकि रोगी कौन होता है, वो पुरुष होता है। तो इसका आपको कूट दिए, इसमें आपका हाँ ये सही है। रोग में पुरुष सदैव वाहक होंगे और रोगी जो होंगी वो महिलाएं होंगी, ये सही है आपका। ये कौन सा, जस्ट अ सेकेंड, कौन सा आपका सही है ये पूछा। हाँ तो आपका देखिए ये सही होगा, ये सही है, ये सही है, जबकि आपका ये गलत है। वाहक महिलाएं होती हैं और रोगी हमेशा पुरुष होते हैं, तो पहला और दूसरा हमारा सही है। ये है हमारा कूट, पहला और दूसरा आपका सही है। अगला देखते हैं। मंगोली जड़ता को वैज्ञानिक रूप से किस नाम से जानते हैं। जो मंगोली जड़ता, जो वैसा सर बहुत बड़ा हो जाता है, होठ मोटे, तो ये होता है हमारा डाउन सिंड्रोम। अगला देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ऑक्सीटोसिन विचार करना है और असत्य कथन की आपको यहाँ पहचान करनी। असत्य, इसे दुग्ध स्रावक हार्मोन भी कहते हैं, तो ये तो सच है। इसे लव हार्मोन कहते हैं, ये भी सही है आपका। और अगला है कि इसे वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, तो इसे वृद्धि नहीं कहते हैं। पहला और दूसरा हमारा सही है। और इसमें पूछा गया है असत्य कथन की आपको पहचान करनी है इसमें। ऑक्सीटोसिन
यहाँ एक्चुअली असत्य पूछा है, तो असत्य तो हमारा सिर्फ ये था तीसरा, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, तो यहाँ पे कथन असत्य की जगह होना चाहिए था सत्य। ठीक है, क्योंकि वृद्धि के लिए सेमेटोट्रोपिन एक हार्मोन्स होता है, सोमेटोट्रोपिन वो होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन इस दोनों दुग्ध स्रावक भी होता है और इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। तो सत्य में हमारा पहला दूसरा सत्य आ जाएगा। ठीक है, इसकी आप व्याख्या देखिए ऑक्सीटोसिन को दुग्ध स्रावक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि दूधिये गाय भैंस से दूध का उत्पादन करने के लिए इस हार्मोन का उपयोग करते हैं। इसी कारण से दुग्ध स्रावक हार्मोन भी कहते हैं। इसका उपयोग सब्जी उत्पादन के लिए भी किया जाता है। यह माता और उसके बच्चे के मध्य आलिंगन के लिए भी जिम्मेदार है, अतः इसे लव हार्मोन भी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि वृद्धि हार्मोन मुख्य रूप से सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स को कहते हैं, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन जो है वो कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। अगला है निम्नलिखित में से असत्य युग्म की आपको पहचान करनी है। असत्य तो पेडोलॉजी जो होता है मिट्टी का अध्ययन होता है। जेरेंटोलॉजी जो होती है वो वृद्धि होने की प्रक्रिया का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी जो है ये गलत है, मानव शरीर का अध्ययन नहीं है इसमें। और अगला है आर्थोलॉजी अस्थि संधि का अध्ययन, तो ये भी सही है, तो गलत है हमारा आपका ये ऑप्शन सी। और अच्छा, इसमें एवेंटोलॉजी में होता क्या, इसमें होता है कीट पतंगों का अध्ययन इसमें किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करनी है आपको। सत्य की, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र एंडोस्कोपी कहलाता है। जी बिल्कुल कहलाता है। ईसीजी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। नहीं, ये गलत है, कार्डियोग्राफ है, मतलब ये गलत है आपका। तो सत्य हमारा क्या है, केवल एक है। इसको एक्चुअली कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, गलत लिखा, बस यहाँ ग्राम होना चाहिए था। ईसीजी ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या कारण है कि जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। क्योंकि देखिए क्या रीजन होता है कि जल में जो O2 की मात्रा होती है वो कम होती है, यही रीजन होती है कि उसकी दर जो होती है वो तेज हो जाती है। अगला है श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय जो होता है, आना जाना, वो कहाँ होता है, मतलब कहाँ, कौन से पार्ट के द्वारा आना जाना होता है। श्वसन जो सांस ली जाती है, गैसों का विनिमय कौन से पार्ट से होता है, तो ये आपका होता है हमारा फेफड़े की जो कूपिका कोशिका होती है उसके द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से आपको असत्य की पहचान करनी है। 120 mmHg सिस्टोलिक रक्तदाब माना जाता है। असत्य पहचानना है आपको, ये सही है आपका। 80 mmHg डायस्टोलिक रक्तदाब जो कहते हैं ना, हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो होता है, तो आपका जो हाई होता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, जो लो होता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। 120/80 जब हम लोग नापते हैं अपना बीपी को, तो 120/80 ऐसे नापते हैं ना, कि ऊपर वाला 120 से ज़्यादा हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर ये कम हुआ 80 से तो हमारा लो ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अगला देखते हैं। मनुष्य का हृदय एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लेता है, तो क्या ये कथन आपका सत्य है कि असत्य है, आपको ये बताना है। तो ये भी हमारा सत्य है। और आगे लिखा कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 7 से 8 लीटर रक्त जो है वो पंप करता है, तो ये हमारा गलत है। तो ये गलत है, यहाँ 5 लीटर होता तो ये सही था। अगला है हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग आपको बताना है। क्या, कहाँ से कहाँ जाता है, कहने का मतलब कौन कौन सी प्रक्रिया शरीर के अंदर अपनाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले किडनी में आता है, फिर मूत्र नली में आएगा, फिर मूत्राशय में आएगा, फिर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोडायलिसिस किडनी के खराब होने पर किया जाता है। आपको इसमें असत्य की पहचान करनी है। ठीक है, सही है, किया जाता है। हमारी किडनी औसतन 180 लीटर रक्त निस्यंदित करती है, मतलब उसको छानती है, तो ये भी हमारा
ये भी हमारा सही है। पूछ रहा कौन सा असत्य है, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, ये दोनों ही हमारे सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। लार है, लार से कौन सा आपका वो निकल रहा है एंजाइम, फिर आपका एमाशयी रस से अग्नाशयी, ये सब आपको बताना है। तो देखिए लार कहाँ से निकलता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है हमारा, वो होता है टाइलिन। अमाशयी रस में पेप्सिन, ठीक है, और अग्न्याशयी में ट्रिप्सिन, जबकि आंतरीय रस में डाइसैक्रेजिज। तो आपका हो जाएगा 3 4 2 1, इसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अगला देखते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सामान्यतः उसे श्वसन का केंद्र भी कहा जाता है। वह मस्तिष्क का कौन सा भाग है, आपको ये बताना है, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसको कहते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा। अगला है हमारा मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है। तो ये हमारा जो संबंधित होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होता है। अगला है कि कौन सुमेलित नहीं, आपको बताना है। तो ये आपका विटामिन B1 से होता है, ये बेरी यही आपका सुमेलित नहीं है। अगला है हृदय की धड़कन, बाकी देखिए आपके सही हैं ये। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन सबको बताना है, जो जिससे हार्ट बीट हमारी बहुत बढ़ जाती है, तो वो होता है थायरॉक्सिन, ठीक है। ये हमारे 100 क्वेश्चन, मतलब आज के 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, और साइंस के टोटल हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले 40 क्वेश्चन अगले पार्ट में लेके आएंगे। नमस्कार।